नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद से ही काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बिहार में हलचल तेज हो चुकी है। सभी नेताओं और सभी राजनीतिक दलों की तरफ से अब और भी मुस्तैदी से तैयारी करनी शुरू कर दी गई है। लाइव सिटीज आपको पल पल का अपडेट दे रहा है। हर एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के सियासी दिग्गज नेताओं की, उन नेताओं की जिस पर इस बार सबकी नजर टिकी होगी, उनकी किस्मत, उनके प्रतिष्ठा इस बार दांव पर होगी। तो हम उस पर बात करेंगे कि आखिर किस दिन उनकी किस्मत लिखी जाएगी और किस दिन खुलेगी। इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। सबसे पहले जितने भी बड़े बड़े टॉप लीडर हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि बिहार में मैक्सिमम लोगों का ध्यान उन्हीं पर होगा, तो सबसे पहले शुरुआत तो तेजस्वी यादव से ही करते हैं, क्योंकि महागठबंधन के एक बड़े चेहरे और तेजस्वी यादव सीएम फेस से कैंडिडेट भी हैं। तो उनको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए सिप्रा, शुरुआत तो होनी चाहिए थी नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी से, बिल्कुल, लेकिन ये दोनों विधानसभा चुनाव लड़ते नहीं हैं। ये दोनों बिहार विधान परिषद के सदस्य बनते हैं, इसलिए आपने तेजस्वी यादव का नाम ले लिया, जो महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और राजद के भविष्य हैं। तो इन्हें चुनाव लड़ना है राघोपुर से। राघोपुर वैशाली जिले की सीट, जहां से 2015 में भी वो चुनाव जीते थे और 2020 में भी लड़ने जा रहे हैं। तो इनके यहाँ वोटिंग होगी 3 नवंबर को और इन्हें नामांकन भरना है 16 अक्टूबर तक। 9 अक्टूबर से नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो सवाल पैदा होगा कि अब तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव कौन लड़ेगा। तो ये फैसला होना है। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के खिलाफ एनडीए उम्मीदवार किसे बनाएगा। तो देखिए, सतीश कुमार बनेंगे जो पिछले दफे चुनाव हार गए थे, या भोला राय। सतीश कुमार अभी भाजपा में हैं, 2015 में चुनाव हारे थे। भोला राय, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद की फैमिली के जो भी चुनाव लड़ते रहे राघोपुर में, उनके लिए सब कुछ संभालते थे, उन्हें अब जेडीयू में ले आया गया है। तो क्या समझौता होता है, टिकट किसके खाते में जाती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन तेजस्वी यादव की किस्मत के लिए जो वोटिंग होगी, वो वोटिंग होगी 3 नवंबर को। बिल्कुल, और 3 नवंबर का दिन उनके लिए, वो तारीख उनके लिए काफी ज्यादा अहम होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हुए उन्हीं के भाई, बड़े भाई तेज प्रताप यादव, क्या लगता है उनको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, तेज प्रताप यादव अब हसनपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने अपना विधानसभा क्षेत्र बदल दिया है। महुआ से चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। महुआ में कहा जा रहा था कि स्थिति उनके लिए विपरीत थी और ऐश्वर्या राय को लेकर भी तमाम चर्चा थी, जो उनकी पत्नी, जिसे वो तलाक देना चाहते हैं, अभी कानूनी प्रक्रिया में फंसा हुआ है। तो हसनपुर में भी उन्हें चुनाव लड़ना है। तो हसनपुर में भी सेकेंड फेज में चुनाव होगा। वोटिंग 3 नवंबर को होगी और इसके लिए भी नोटिफिकेशन 9 अक्टूबर को होगा और 16 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरना होगा। तो मतलब दोनों भाई लालू यादव के दोनों लाल सेकेंड फेज में हैं, जहां चुनाव होना है। तो इनकी किस्मत, दोनों की किस्मत सेकेंड फेज में लिखी जाएगी और किस्मत खुलती है या बंद होती है, ये फैसला होगा 10 नवंबर को, जब चुनाव परिणाम आएंगे। बिल्कुल, और उस दिन ये जानकारी मिलेगी। लेकिन इसके अलावा हम हर 10 लीडर की बात करें जो टॉप लीडर बिहार में है, उसमें तो फिर हम अनंत सिंह को नहीं भूल सकते, क्योंकि बाहुबली विधायक के तौर पर वो जाने जाते हैं। और फिलहाल बहुत कुछ उनके बारे में अपडेट नहीं आया है कि कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे। क्या लगता है, क्या कुछ उनको लेकर अपडेट? देखिए, अनंत सिंह कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसमें तो कोई इफ बट है नहीं। चुनाव वो फिर से मोकामा से ही लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। अनंत सिंह जेल में बंद हैं, लेकिन वो मोकामा से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और बात कही जा रही है कि वे राजद के उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन सिप्रा, इससे बड़ा सवाल कि अनंत सिंह के सामने चुनाव कौन लड़ेगा। देखिए, बात ये चल रही थी कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के पहले राज्यपाल के कोटे से जो 12 सीटों का नामांकन होना था बिहार विधान परिषद के सदस्यों का, वो हो जाएगा। और नीरज कुमार, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, अभी किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, वे विधान परिषद में पहुंच जाएंगे। या फिर जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का विधान परिषद का चुनाव होना है, उनकी तारीखों की घोषणा होगी। तो दोनों में से कोई काम नहीं हो पाया है। तो अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव कौन लड़ेगा? 2015 में भी नीरज कुमार लड़े थे, अनंत सिंह निर्दलीय चुनाव जीते थे। तो देखिए, क्या नीरज कुमार ही चुनाव लड़ते हैं या फिर आने वाले दिनों में बिहार विधान परिषद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की घोषणा होती है तो वहां कोई और उम्मीदवार होता है। देखिए,
ललन सिंह, छोटे ललन सिंह जो सूरजभान सिंह के कजिन लगते हैं, उनकी चर्चा हो रही है। उन्हें जेडीयू में लाया गया था। तो मोकामा में महासंग्राम होता है, फिर से होगा। और यह चुनाव है जो मोकामा में पहले ही फेज में है, मतलब पहले ही फेज में यह तय हो जाना है कि अनंत सिंह की किस्मत क्या होगी। तो इसके लिए 1 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। अंतिम तारीख है नामांकन की 8 अक्टूबर और 12 अक्टूबर तक नाम वापसी होगी। 28 अक्टूबर को वोटिंग होगी। बिल्कुल। और मोकामा की सीट जो है हमेशा से, जैसा कि सर ने बताया कि उसमें महासंग्राम होता रहता है, तो कुछ ऐसी तरीके का इस बार भी मुकाबला वहां पर देखने को मिलेगा। ये तो हमने आरजेडी की तरफ से यानी कि महागठबंधन के नेताओं की बात की। अब थोड़ा एनडीए में भी चलते हैं। एनडीए में भी जस्ट शामिल हुए हैं जीतन राम मांझी, हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी। वो कहां से चुनाव लड़ेंगे और फिर क्या लगता है इस बार उनका मुकाबला कैसा होगा और कौन सा फेज है जब उनकी? देखिए, जीतन राम मांझी 2015 में भी एनडीए के ही हिस्सा थे जी, और सिर्फ एक सीट पर उनकी पार्टी को सफलता मिली थी और वे स्वयं चुनाव जीते थे इमामगंज से, गया जिले के इमामगंज से। जहानाबाद के मखदूमपुर से जहां वे पहले से चुनाव जीतते आ रहे थे, वो चुनाव हार गए थे आरजेडी के सूबेदार दास के हाथों। तो देखिए, अब वे फिर से एनडीए में पहुंच गए हैं, जेडीयू के साथ हैं। वे चाहते थे मखदूमपुर से चुनाव लड़ना, लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि इमामगंज से ही चुनाव लड़ें। तो इमामगंज से फिर चुनाव लड़ना होगा। यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो विधान परिषद में जाने की गुंजाइश नहीं बनती है। और इमामगंज में भी पहले ही फेज में चुनाव होने जा रहा है, मतलब यहाँ भी 28 अक्टूबर को वोटिंग होगी और नामांकन की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर है। 1 अक्टूबर से नामांकन का पर्चा भरा जाएगा और इनके खिलाफ उम्मीदवार हो सकते हैं राजद के उदय नारायण चौधरी। तो उदय नारायण चौधरी का मुकाबला जीतन राम मांझी से हो सकता है इमामगंज में। बिल्कुल, और वहां पर एक कड़ी टक्कर भी देखने को मिलेगी। चलिए, बहुत सारे दिग्गज नेता भी लिस्ट में और भी बड़े हुए हैं और एक एक करके हम हर नेताओं की बातचीत कर रहे हैं। अगले नेता विजय कुमार चौधरी जो कि स्पीकर भी हैं, उनको लेकर क्या कुछ अपडेट है? किस फेज में वो जाने वाले हैं चुनावी मैदान में? देखिए, विजय कुमार चौधरी सरायरंजन, मतलब समस्तीपुर के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, फिर से लड़ेंगे। लगातार चुनाव जीत रहे हैं, जेडीयू के एस्टैब्लिश उम्मीदवार हैं और इनका चुनाव होने जा रहा है तीसरे चरण में। मतलब इनके चुनाव की वोटिंग होगी 7 नवंबर को और नोटिफिकेशन होगा 13 अक्टूबर को और नामांकन की अंतिम तारीख है 20 अक्टूबर। यहाँ इनका मुकाबला राजद से होगा और कहा जा रहा है कि इनके खिलाफ राजद ने उम्मीदवार तय कर दिया है। कोई उपेंद्र सहनी है जो विजय कुमार चौधरी का मुकाबला करेंगे सरायरंजन में। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हुए और अब बात आलोक मेहता की करेंगे। आलोक मेहता भी दिग्गज नेताओं में शुमार हैं, इस बार भी चुनावी मैदान में जा रहे हैं। किस्मत और प्रतिष्ठा दोनों ही दांव पर। अब उनके बारे में जान लेते हैं अपडेट कि आखिर वो कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं और कौन से फेज में उस विधानसभा सीट पर चुनाव यानी कि मतदान होने हैं। देखिए, आलोक मेहता एस्टेब्लिश लीडर हैं आरजेडी के और वे उजियारपुर से चुनाव लड़ते हैं, उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से। उजियारपुर को कुशवाहा मतदाताओं के ख्याल से कहें कि विधानसभा क्षेत्र की राजधानी कहा जाता है, कुशवाहा के ख्याल से। तो फिर से उजियारपुर से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं आलोक मेहता और ये चुनाव होगा सेकेंड फेज में उजियारपुर में आलोक मेहता चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए जो वोटिंग की तारीख निर्धारित की गई है वो है 3 नवंबर। नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी 9 अक्टूबर से और अंतिम तारीख है 16 अक्टूबर। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनके खिलाफ उम्मीदवार कौन होगा। तो देखिए, थोड़ा सा लोचा फंसा है। लोचा इसलिए फंसा है कि नित्यानंद राय देश के गृह राज्य मंत्री, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के चुनाव अभियान समिति के प्रभारी बिहार के, वे उजियारपुर से एमपी हैं और वे चाह रहे हैं कि उजियारपुर सीट उनके खाते में आए। लेकिन जेडीयू चाहती है कि इस सीट को हमें नहीं छोड़ना है क्योंकि बिहार में लवकुश की राजनीति है। तो वहां से जेडीयू से 2 उम्मीदवारों के नामों की चर्चा चल रही है। प्रशांत पंकज जो पूर्व मंत्री रामलखन महतो के बेटे हैं और अश्वमेध देवी पूर्व सांसद। बिल्कुल। और इसके आगे फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात सदानंद सिंह की। ये भी एक कद्दावर नेता हैं और काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय नेता भी हैं, लोगों में इनकी लोकप्रियता भी काफ़ी ज़्यादा है। इस बार चुनावी मैदान में जाएंगे तो क्या कुछ होगा, कौन इनके खिलाफ में चुनाव लड़ने वाले हैं, उन तमाम अपडेट पर बातचीत करेंगे। सदानंद सिंह को लेकर क्या? सदानंद सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेता और बिहार विधानसभा में, मौजूदा बिहार विधानसभा में सबसे अधिक बार जीते हुए विधायक हैं। ये भागलपुर के कहलगांव से चुनाव लड़ते हैं। भागलपुर के कहलगांव में अब ये स्वयं चुनाव लड़ेंगे या इनके बेटे लड़ेंगे। देखिए, बात हो रही है विरासत सौंपने की और
वह अपनी विरासत जो है अपने बेटे को सौंप सकते हैं कहलगांव में कांग्रेस के टिकट पर। देखिए सदानंद सिंह का कद बड़ा है, कांग्रेस के टिकट वितरण में, सीट शेयरिंग में भी उनकी अहम भूमिका है, लेकिन यह बात तय होनी है कि वहां सदानंद सिंह के बेटे के खिलाफ उम्मीदवार कौन होगा। देखिए यह चुनाव जो है पहले ही फेज में होगा और कहलगांव जो चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी की उसमें पहला नाम ही कहलगांव का है। तो कहलगांव में 28 अक्टूबर को वोटिंग होगी, नामांकन की अंतिम तारीख है 8 अक्टूबर और नोटिफिकेशन होगा 1 अक्टूबर को। तो सदानंद सिंह के बेटे के खिलाफ उम्मीदवार कौन होगा यह बात भाजपा जदयू में तय होनी है। लोजपा भी दावेदारी कर रहा है, लेकिन लोजपा कहाँ रहेगा कहाँ नहीं रहेगा यह भी पता नहीं है। बिल्कुल, और इनको तैयारी करनी भी अब से शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि वक्त भी काफी ज्यादा कम है और पहले फेज में ही वोटिंग होनी है कहलगांव विधानसभा सीट पर। आगे बढ़ते हुए बात चंद्रिका राय की, काफी ज्यादा ये भी चर्चा में भी है और हाल ही में जेडीयू में शामिल हुए हैं। उसके बाद से ही आरजेडी पर जो उनके आक्रामक तेवर रहे, चंद्रिका राय भी एक निर्णायक भूमिका में हो सकते हैं क्योंकि एक तो जस्ट उन्होंने आरजेडी छोड़कर जेडीयू ज्वाइन किया है और जिस तरीके से वो आरजेडी पर निशाना साध रहे हैं उससे क्या लगता है इस बार? देखिए पहले अपने दर्शकों को चंद्रिका राय की पहचान बता दें, बिल्कुल, तब उनका राजनीतिक वजन मालूम होगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय के पुत्र हैं जी। लालू यादव के समधी हैं, रिश्ते बिगड़ चुके हैं, ऐश्वर्या राय के पिता हैं और दस्तावेज में अब भी तेज प्रताप यादव के ससुर हैं। वे राजद से ही चुनाव जीतते रहे हैं जी। लेकिन जब रिश्ते बिगड़े तो वे चले गए जेडीयू में, ठीक है ना। इनका विधानसभा क्षेत्र है छपरा का परसा जी। और परसा विधानसभा क्षेत्र में इन्हें फिर से चुनाव लड़ना है। अब पाला बदल कर चुके हैं, जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार के संग होंगे, एनडीए के संग होंगे। तो इनका चुनाव जो है वो सेकेंड फेज में होने जा रहा है। इनकी किस्मत लिखी जाएगी 3 नवंबर को जब वोटिंग होगी, 9 अक्टूबर को नोटिफिकेशन होगा और नामांकन की अंतिम तारीख होगी 16 अक्टूबर। अब इनके खिलाफ चुनाव लड़ाने को भी राजद ने तैयारी कर ली है। पुराने हैं, पहले जेडीयू में थे छोटे लाल राय, जब ये राजद से जेडीयू में गए तो जेडीयू से राजद में भी कोई आ गया, तो छोटे लाल राय ने इन्हें कभी पहले चुनाव भी हराया है। तो अब वहां चंद्रिका राय बनाम छोटे लाल राय की लड़ाई होगी, महाभारत होगा और लालू परिवार किसी भी कीमत पर चाहेगा कि इन्हें परास्त करें। बिल्कुल, और अब हम दर्शकों को बता दें कि जिस शख्सियत की अब हम बात करने वाले हैं, जो नेता की बात करने वाले हैं, वो भी नेता बनने ही वाले हैं और मोस्ट अवेटेड नाम है इनका गुप्तेश्वर पांडे। हाल ही में इन्होंने अभी इस्तीफा भी सौंप दिया चुनाव लड़ने के लिए, उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। इनकी कब किस्मत लिखी जानी है? गुप्तेश्वर पांडे, टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द स्टेट, टॉक ऑफ द कंट्री। बिल्कुल, क्योंकि बिहार पुलिस के डीजीपी अभी इन्होंने बीआरएस लिया चुनाव लड़ने के लिए और जो बात चल रही थी कि वे कहां से चुनाव लड़ेंगे, तो वो शख्स सुबह भी गुप्तेश्वर पांडे के बारे में सबसे पहले आज सुबह लाइव सीरीज नहीं समाप्त किया है। गुप्तेश्वर पांडे बक्सर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं बीजेपी की टिकट पर, मतलब एनडीए के टिकट पर। बीजेपी के अभी हो सकता है जेडीयू भी हो जाए, लेकिन वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं बक्सर से। उन्होंने जब फेसबुक लाइव आए थे तब भी उन्होंने कहा था कि देखिए मैं बक्सर से झोला लेकर चला था और झोला झोली लेकर फिर हम बक्सर की जनता की सेवा में जा रहे हैं। तो बक्सर से वो चुनाव लड़ेंगे, यह बात तय है जी। तो गुप्तेश्वर पांडे के बाद अब नाम आया है श्याम रजक का। श्याम रजक के बारे में भी जान लेते हैं कि किस दिन उनकी किस्मत लिखी जानी है, यानी कि किस दिन उनके विधानसभा सीट पर वोटिंग होनी है। देखिए श्याम रजक का नाम आते ही बहुत कुछ मेरे सामने चला आता है। श्याम रजक जेडीयू से अब आरजेडी में आ गए हैं, लेकिन वे आरजेडी के पुराने हैं। लालू यादव के राम और श्याम बहुत मशहूर रहे हैं। तो दोनों जो हैं अलग अलग स्थानों पर चले गए थे लालू यादव की पाठशाला से निकलकर। रामकृपाल यादव अब भी पाटलिपुत्रा के भाजपा के सांसद हैं। श्याम रजक नीतीश कुमार के साथ चले गए थे, चुनाव के ऐन पहले वे फिर से आरजेडी में वापस आ गए हैं। यदि हम राम और श्याम की चर्चा करते हैं तो मुझे वो दिन याद आता है कि जब राजद की शुरुआत हो रही थी तो राम और श्याम, रामकृपाल यादव और श्याम रजक, ये ऐसे दो शख्स थे जो राजद के प्रत्येक कार्यक्रम में दरी चादर बिछाने से लेकर लाउड स्पीकर तक लगाया करते थे और शुरू से अंत तक रहते थे। तो खैर, तो श्याम रजक फिर से
तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वे चुनाव लड़ेंगे फुलवारी शरीफ से, सब कुछ सही रहा तो, नहीं तो मसौरी भी जा सकते हैं। लेकिन श्याम रजक ने पिछले दिनों मुझे बताया था कि नहीं, वे फुलवारी शरीफ से ही चुनाव लड़ेंगे, और क्योंकि फुलवारी शरीफ उनके लिए सब कुछ ठीक है। फुलवारी शरीफ से वे कई बार चुनाव भी जीते हैं। तो फुलवारी शरीफ में चुनाव होगा दूसरे चरण में, और दूसरे चरण का मतलब है कि इनकी किस्मत लिखी जाएगी। 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 9 अक्टूबर को नोटिफिकेशन होगा। 16 अक्टूबर तक नामांकन भरने की अंतिम तारीख है। बिल्कुल, वैसे भी दिग्गज नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हम जल्दी जल्दी सोचेंगे, चाहेंगे कि जल्द से जल्द उन पर डिस्कशन कर ले हर एक नेता पर। तो अगले जो नेता है उनका नाम है विजेंद्र यादव। इनके बारे में क्या कुछ अपडेट? विजेंद्र यादव बिहार सरकार के काफी वरिष्ठ मंत्री और नीतीश कुमार की जो कोर टीम है उसके मेंबर, और ये सुपौल से जीतते हैं। सुपौल का मतलब ही विजेंद्र यादव हो गया है। इन्हें कोई हरा नहीं पाया सुपौल में जी। लेकिन बीच में ये बात चल रही थी कि उम्र भी काफी हो गई है कि विजेंद्र यादव वो अपने बेटे को विरासत सौंप सकते हैं जी। लेकिन अब ये बात तय होगी है कि अंतिम चुनाव विजेंद्र यादव ही लड़ेंगे। विजेंद्र यादव सुपौल से चुनाव लड़ेंगे। सुपौल में अब उनके सामने कौन आएगा? देखिए, विजेंद्र यादव ने पिछले दिनों कहा था कि मैं नीतीश कुमार के साथ हमेशा रहा। तो नीतीश कुमार कभी महागठबंधन के साथ चले गए पिछले दफे 2015 में, और उसके पहले बीजेपी के साथ लड़ते रहे। तो सुपौल की भाषा में उन्होंने कहा कि वहां समीकरण ऐसा बनता है कि कभी उन्हें गहिरका जिता देता है तो कभी उचका जिता देता है। मतलब पिछड़ी जातियों और सवर्ण जातियों के मतदाताओं की गोलबंदी की बात कर रहे थे। तो अभी तय करना है महागठबंधन को कि विजेंद्र यादव जो सुपौल में कभी हारते नहीं रहे हैं, उनके खिलाफ किसको चुनाव लड़ाना है। बिल्कुल, और महागठबंधन को सोच समझ के वहां से उम्मीदवार भी उतारने होंगे। तो बात कर लेते हैं अगले नेता की, सुरेश शर्मा, जो कि अभी मंत्री भी हैं। उनके लिए क्या कुछ अपडेट है? कौन से फेज में चुनाव होने हैं? सुरेश शर्मा बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री। इनकी भी उम्र काफी हो गई है जी। मुझे लग रहा था कि शायद विरासत को सौंप दें, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में थे तो हमारी बात हुई थी। मैंने पूछा कि चुनाव कौन लड़ेगा। मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र से चुनाव जीतते हैं, तो उन्होंने कहा क्यों आपको शक हो गया, चुनाव तो मैं ही लड़ूंगा। तो इस उम्र में भी वे चुनाव लड़ने को तैयार हैं। और इनका जो चुनाव होने जा रहा है सुरेश कुमार शर्मा का, आपने पूछा किस फेज में, तो ये फेज 3 में, मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र में फेज 3 में चुनाव होगा। तो मतलब सुरेश कुमार शर्मा की किस्मत जो है वो लिखी जाएगी। तारीख होगी तीसरे फेज में, जो पोलिंग होगी वो है 7 नवंबर को, और इसके लिए नोटिफिकेशन होगा 13 अक्टूबर को, और नामांकन भरने की अंतिम तारीख होगी 20 अक्टूबर को जी। तो बिल्कुल, ये तो बड़े बड़े सियासी दिग्गज सियासी नेता थे जिनके बारे में हमने आपको ये जानकारी दी कि कौन से दिन इनके विधानसभा सीट पर वोटिंग होनी है और किस दिन इनकी किस्मत लिखी जानी है। और सबको इंतजार फिर 10 नवंबर का होगा, क्योंकि उसी दिन ईवीएम खुलेगा और उसके बाद ये जानकारी निकलकर सामने आएगी किसने जीत दर्ज की है। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। साथ ही साथ हमें ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।